नमस्कार। शारदावाल निकेतन माध्यमिक विद्यालय मारवाड़ मोंडवा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा 7वीं सामाजिक ज्ञान विषय भाग 2 भूगोल अध्याय 5 जल। इसका जो अगला प्रकरण है वो है प्रकरण महासागरीय परिसंचरण। महासागरीय परिसंचरण हम सभी जानते हैं कि महासागरों का जल लवण से युक्त होता है और वो लवणीय होता है, यानी पीने योग्य नहीं होता है। महासागरों का जल गतिमान रहता है, ताल और झील की अपेक्षा शांत नहीं रहता, उनकी तरह शांत नहीं है। इसके विपरीत महासागरों का जल हमेशा गतिमान रहता है। महासागरों में जो जल की गतियां होती है उनको हम अलग अलग वर्गीकृत कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले आती है तरंगे। हम सभी देखते हैं कि महासागरों में लहरें उड़ती रहती है और चलती रहती है। इसको हम तरंगों से भी परिभाषित कर सकते हैं। तरंगे यानी जब हवा का बहाव, जब हवा बहुत तेज होती है तो तरंगे भी बहुत तेज गति से उड़ती है। यह हवा के आधार पर होती है। जिस तरह से हवाएं तेज चलती है, पवन तेज चलती है, उसी आधार पर तरंगे भी अधिक तेज चलने लगती है। यानी महासागरीय सतह पर जल का उठना व गिरना तरंगे कहलाती है। यानी महासागर की सतह पर जल का ऊपर उठना और वापस नीचे गिरना तरंगे कहलाती है। यह तरंगे सामान्यतः चलती रहती है, लेकिन यही तरंगे जब 15 मीटर की ऊंचाई तक होने लगती है तो उसे सुनामी का नाम दे दिया जाता है। 15 मीटर ऊंची होती है तो उसे सुनामी का नाम दे दिया जाता है, यानी वो अधिक विनाशकारी हो जाती है। सबसे अधिक विनाशकारी जो सुनामी आई थी वो 2004 में आई थी। 2004 सन 2004 में हिंद महासागर में और बंगाल में होने के कारण उसमें ये सुनामी आई थी, जिससे भारत का जो दक्षिण में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है उसका सबसे जो दक्षिणी पॉइंट था, इंदिरा पॉइंट, वो जल में डूब गया था। तो इस तरह तरंगों को हम परिभाषित कर सकते हैं। महासागरीय सतह पर जल के इस तरह का उठना व गिरना तरंगे कहलाती है। और तरंगे हवा से प्रभावित होती है। जिस तरह से हवा तेज चलती है उसी तरह से ये अधिक ऊंचाई पर चलती रहती है। इनकी रफ्तार 700 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो जाती है। इसी से हम आगे चलते हैं तो आता है जवार भाटा। हम सभी के ये नाम सुना हुआ भी है, हम सभी जानते भी हैं कि जवार भाटा ये समुद्री गतिविधियां हैं, समुद्र में आने वाली गतिविधियां। नियम के अनुसार दिन में 2 बार जल का ऊपर उठना और गिरना ये जवार भाटा कहलाता है। इसमें जवार शब्द अलग होता है और भाटा अलग होता है। जवार शब्द का मतलब होता है, जवार यानी समुद्र में नियम के अनुसार जब 2 बार दिन में 2 बार जल के गति होना जवार भाटा कहलाता है। जवार में यह होता है कि जब समुद्र का जल बहुत ऊंची उछाल खाकर किसी समुद्र के तट को डुबो देता है तो वो जवार कहलाता है। यानी समुद्र की लहरें इतनी तेज होती है कि वो ऊंचाई पर जाकर किसी समुद्र तट को डुबो देती है तो उसे जवार कहते हैं। इसी तरह से समुद्र या महासागर के किसी तट डूबना तो जवार, उसे जवार कहा जाता है। और इसी तरह से भाटा का मतलब होता है कि समुद्र की जो लहरें होती है वो तट से पीछे चली जाती है,
पीछे चली जाती है उसे भाटा कहते हैं, यानी समुद्र तट से पीछे की ओर जल का जाना। समुद्र तट से पीछे की ओर जल का जाना, तो ये गतिविधि होती है तो उसे भाटा कहा जाता है। इस तरह से समुद्र में जवार भाटा आता रहता है, तो ये जवार भाटा होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि जवार जब आता है तो उस समय जो मत्स्य पालन मछुआरे जो होते हैं वो मत्स्य पालन करते हैं, तो उस समय समुद्र से अनेक मछलियां तट पर आ जाती है, क्योंकि उछाल खा के जब समुद्र का जल बाहर की ओर आता है और एक तट को डुबो देता है तो उस समय अनेक मछलियां समुद्र के तट पर आ जाती है। तो जवार से ये भी एक फायदा होता है मछुआरों को। और भाटा से यह है कि समुद्र की जो लहरें होती है वो कम गतिमान होकर पीछे की ओर चली जाती है, तट से पीछे की ओर, तो ये जवार भाटा हो जाता है। ये समुद्र की गतिविधियां होती है। हम सब ये जानते हैं कि समुद्र में अनेक प्रकार की गतिविधियां होती है, जैसे तरंगे होती है, जवार भाटा होता है, तो ये समुद्र की गतिविधियां। इससे आगे हम और भी देखते हैं तो ये भी पता हम जानते हैं कि समुद्र में जो जवार भाटा आता है वो सूर्य चंद्रमा इन दोनों के गति से और गुरुत्वाकर्षण बल से ये जवार भाटा आता है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर सारी वस्तुएं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण टिकी हुई है, तो इसी तरह से यह भी है कि जवार भाटा भी सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इनमें गतिमान होता है। इससे आगे हम चलते हैं तो आता है धाराएं। धाराएं यानी महासागरीय सतह पर निश्चित एक दिशा में चलने वाली जल की धारा। महासागरीय सतह पर निश्चित दिशा में चलने वाली लहरें, तो उसे धाराएं कहा जाता है। धाराएं दो प्रकार की होती है, एक तो होती है गर्म धाराएं और दूसरी होती है ठंडी धाराएं। हम ये जानते हैं कि जब हम देखते हैं कि पृथ्वी के ग्लोब को हम देखते हैं तो उस समय हमें यह जानते हैं कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो होता है वो भूमध्य रेखा का क्षेत्र में पाया जाता है। तो भूमध्य रेखा जो गर्म हवाएं होती है वो भूमध्य रेखा से उच्च अक्षांशों पर जाती है, यानी दोनों ध्रुवों की तरफ जाती है, क्योंकि गर्म हवाएं हमेशा ऊपर की ओर उड़ती है। तो ये जो गर्म हवाएं होती है वो, जैसा कि ये ग्लोब है, ये भूमध्य रेखा है, ये 0 डिग्री से, तो गर्म हवाएं जो होती है वो उच्च अक्षांशों पर आती है, दक्षिणी और ये अधिकतर हम ये देखते हैं। और जो ठंडी धाराएं जो होती है वो हमेशा उच्च अक्षांशों से यानी अक्षांशों से भूमध्य प्रदेशों में पाई जाती है। लेकिन जहां पर ठंडी और गर्म दोनों धाराएं मिलती है वहां पर मत्स्य पालन अधिक होता है, और जहां पर गर्म और ठंडी हवाएं धाराएं मिलती है उन धाराओं के कारण वहां कोहरे के भी अधिक होता है, जिससे नौ संचालन प्रभावित होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो महासागरीय है वो महासागरीय में गतिविधियां होती है वो तरंगे, जवार भाटा और धाराएं ये पाई जाती है। यानी आज हमने जो इस पाठ का अध्ययन किया है उसका नाम है जल। तो हम ये भी जानते हैं कि जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, और इस दिन अनेक प्रकार की जल संरक्षण की जो योजना होती है उनको प्रबल किया जाता है। जल संरक्षण से जैसे कि हम जानते हैं कि महासागरों का जल खारा होता है, पीने योग्य नहीं होता है, और जो झीलों का तालाबों का जो जल है वो मीठा जल पीने योग्य होता है, लेकिन उसकी मात्रा सीमित है, तो उसको हमें बचाना चाहिए, यानी जल को सुरक्षित रखना। जल संरक्षण का मतलब हो जाता है जल को सुरक्षित रखना। तो जल को किस प्रकार से सुरक्षित हम रख सकते हैं,
इस तरह से हम देख सकते हैं। तो जल को सुरक्षित रखने के लिए जैसे वर्षा का जल होता है, तो आजकल हम सभी देखते हैं कि वर्षा के जल को भी हम बचाकर रख सकते हैं। इसके लिए छत का पानी पाइप के द्वारा किसी हौद में उतारा जाता है, उसे रूफ टॉप जल संरक्षण विधि कहते हैं। और भी अन्य प्रकार से भी हम जल संरक्षण कर सकते हैं। घर में हौद बनाकर वर्षा का जल उतार कर उसमें पीने योग्य जल मीठे जल को रखकर इस तरह से इसका संरक्षण किया जा सकता है। तो अभी जो हमने जल के बारे में पढ़ा है, जल हमारा जीवन का आधार है, जल से ही हमारा जीवन चलता है। तो शुद्ध जल सीमित है, इसको बचाकर रखिए, सुरक्षित रखिए। इसी में हम सभी की और हमारी आने वाली भावी पीढ़ी की भलाई है। अभी जो सारांश के रूप में हमने अध्ययन किया है, उन्हीं में से कुछ प्रश्न हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, महासागरीय धाराएं क्या है? हमारा ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमारा है, जवार भाटा क्या है? यह कैसे उत्पन्न होता है? दूसरा जो हमारा प्रश्न है, जवार भाटा क्या है, यह कैसे उत्पन्न होता है? तीसरा प्रश्न ये है हमारा, तरंगों की ऊंचाई को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? चौथा जो प्रश्न हमारा है, महासागर की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो आज के हमारे ये 4 प्रश्न हैं जो अभी हमने सारांश के रूप में अध्ययन किया है। उन्हीं के आधार पर पहला प्रश्न, महासागरीय धाराएं क्या है? दूसरा प्रश्न, जवार भाटा क्या है, यह कैसे उत्पन्न होता है? तीसरा प्रश्न, तरंगों की ऊंचाई को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? महासागर की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो इन प्रश्नों के आप आसानी से उत्तर दे सकें। धन्यवाद।